हाय। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस। सो व्हाट इज इंडक्टेंस? तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक कॉइल के अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस करके निकल जाएगा तो वहां पे करंट जनरेट होगा। उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस करंट। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस in a coil by a flux change produced by the another coil or produced by the same coil। ठीक है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा उसके साथ एक रिलेशन रहेगा फ्लक्स का। तो फ्लक्स क्या होता है? द phi v, the flux is the number of magnetic field line crossing over a area। एक एरिया के अंदर से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स, phi v। सो दैट इज इक्वल टू क्या होता है? B डॉट A। B होता है मैग्नेटिक फील्ड और डॉट A इज द एरिया वेक्टर। ठीक है। सो इंड्यूस करंट जनरेट होगा क्योंकि इसमें के अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बोल सकते हो फ्लक्स क्रॉस करके निकल जाएगा। ठीक है। सो फ्लक्स चेंज, तो यहां पे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करके निकल जाएगा, मतलब फ्लक्स। The flux change produced by another coil। तो ये जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स चेंज another coil और सेम कॉइल। ठीक है, मतलब ये देखो पहले हमने जो स्टडी किया था फैराडे एंड लेंज का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? देखो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक कॉइल था ऐसे और यहाँ पे एक कॉइल था ऐसे। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को क्रॉस करके निकल जाएगा। अभी इसको कॉइल को अगर क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा तो उसका सराउंडिंग में, मतलब इस कॉइल के वायर में एक करंट फ्लो होगा। उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस करंट। ठीक है, मतलब ये क्या हो सकता है? मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स जो क्रॉस करके निकल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्रॉस करके निकल रहा था उसके वजह से इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। अब एक फ्लक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? मतलब इसका वैल्यू अगर बढ़ जाएगा करंट का वैल्यू तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, करंट का वैल्यू कम हो जाए तब भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, इसका जो रिलेटिव मोशन है तब भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो क्या होगा? तो अनदर कॉइल दूसरे कॉइल की वजह से हो सकता है और खुद के कॉइल की वजह से भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। ठीक है। सो हमको क्या मिलेगा? देखो तो फ्लक्स 5b फ्लक्स इज directly proportional to I is the induced current। तो अनदर कॉइल से जनरेट हो सकता है फ्लक्स और सेम कॉइल से जनरेट हो सकता है। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ फ्लक्स रहेगा करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, फ्लक्स का वैल्यू जितना कम होगा करंट का वैल्यू उतना ही कम होगा। ठीक है, आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, अगर d phi b dt पैरेलल ऑफ दैट्स आल्सो di dt। ठीक है, तो फैराडे लॉ से क्या मिलता था? d phi b dt दैट इज इक्वल टू क्या होता है? ये में मॉड वैल्यू ले लिया, मतलब नेगेटिव साइन आता है तो ये तुम लोग मॉड ले लिया, दैट इज इक्वल टू di dt, मतलब इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या है? इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑल टर्न्स। ठीक है, अगर एक कॉइल में जितना नंबर ऑफ टर्न रहेगा, ठीक है, उतना टर्न के ऊपर डिपेंड करेगा फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। मतलब टर्न जितना ज्यादा होगा फ्लक्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो फ्लक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा करंट का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, so same magnetic field is linked with all the turns। तो same number of magnetic field linked with the all turns, मतलब एक के ऊपर जितना आएगा, एक लूप के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एक लूप के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरे लूप के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तीसरे ऊपर लूप के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ऐसे डिपेंड करते रहेगा। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल टर्म्स एंड द फ्लक्स phi b
द ऑयल कॉइल चेंज, मतलब एक टर्न अगर घटा देंगे तो फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड ईच टर्न कंट्रीब्यूट द इंड्यूस ईएमएफ। तो फैराडे लॉ से क्या मिला था हम लोगों का, देखो फैराडे लॉ एन डी फाई बी डी टी था ना फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ से क्या मिला था हम लोगों को, ईच टर्न कंट्रीब्यूट around the same induced EMF. Therefore, this term is called flux linkage. तो n phi b, तो n phi b ये जो टर्म आएगा हर एक कॉइल के टर्न के ऊपर भी डिपेंड करेगा फ्लक्स का वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न होगा करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक n नंबर ऑफ टर्न हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, सो n phi b that also directly proportional to current I और induced current I। तो यहाँ पे क्या होगा, एक देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, so n phi b that's the proportionality constant ki, this proportionality constant is known inductance। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इसको नाम दे दिया इंडक्टेंस, ठीक है। सो इंडक्टेंस दो टाइप के हो सकता है, द फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होने के लिए हम लोग को दो कॉइल की जरूरत है और सेल्फ इंडक्टेंस होने के लिए एक ही कॉइल से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, याद रखना, हेनरी, इजी है याद रखना। और इसका डायमेंशन क्या होगा इंडक्टेंस का, तो डायमेंशन दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो इंडक्टेंस कहां से आया पता चला, तो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका कैलकुलेशन करेंगे अभी, ठीक है। सो इंडक्टेंस का टू टाइप्स होता है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस। अभी हम लोग स्टडी करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो पहले हमने काम किया, एक बड़ा सा एक कॉइल ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक छोटा सा कॉइल दे दिया, ओके। कॉइल का लेंथ दे दिया हमने, दोनों का लेंथ सेम, ठीक है। एंड रेडियस क्या होगा, इस बड़े वाले कॉइल का रेडियस दे दिया हमने R2 और छोटे वाले कॉइल का रेडियस दे दिया हमने छोटा सा R1। बड़े वाले कॉइल का नाम दे दिया 2, छोटे वाले कॉइल का नाम दे दिया 1, मतलब S2 S1 छोटा कॉइल, ठीक है, ओके। नाउ अब देखते हैं छोटे वाले कॉइल का टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न N1, बड़े वाले का टर्न है
कैपिटल N2। ठीक है, तो पहले क्या देखा था, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सो हियर द इंडक्टेंस फॉर्मूला इज इन नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स फाई दैट इज इक्वल टू, एक है कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो दे दिया एम। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने क्या देखा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय अनदर कॉइल। ठीक है, तो दो कॉइल की जरूरत है यहाँ पे, तो दो कॉइल ले लिया S1 एंड S2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और आएगा करंट। तो हमने पहले स्टडी किया कि ये जो बड़ा वाला कॉइल है S2 कॉइल में से अगर I2 करंट फ्लो होगा, S2 कॉइल में से अगर I2 करंट फ्लो होगा, तो उसके अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा और एक फ्लक्स लिंकेज होगा। सो वो वाला फ्लक्स अब छोटे जो कॉइल है S1 को क्रॉस करके निकल जाएगा, तो हर एक टर्न के बाद फ्लक्स लिंकेज आएगा, तो उसके वजह से ये जो छोटे वाले कॉइल है इसके अंदर से एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, ये वाला हो गया ऑन, ये वाला हो गया ड्यू। ठीक है, करंट फ्लो किया I2, सो नंबर ऑफ टर्न N1 के ऊपर डिपेंड करेगा और फाई 1 के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सो N1 फाई 1 मतलब छोटे वाले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न, फाई 1 मतलब कितना फ्लक्स N1 कॉइल में, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके निकल जाएगा वो वाला। ठीक है, और M12 एंड I2 ये वाला हम लोग को मिला है अभी, तो इसको दे दे इक्वेशन 1। मतलब क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। सो M12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन कॉइल 2 with respect to coil 1 with respect to coil 2, मतलब 1 में इस कॉइल में कितना करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट। ठीक है, अब देखो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, तो N1 फाई 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न। तो टर्न डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो जिसको हमने दे दिया है स्मॉल n1, the small n1 is number of turn per unit length L। ठीक है, सो n1 क्या आएगा, तो n1 L फ्लक्स फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड B एक सरफेस के अंदर से कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट टोटल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस करेगा उसका वैल्यू, तो एक सरफेस एरिया आएगा, तो सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। सो क्रॉस सेक्शन एरिया, सो क्या आएगा, जो रेडियस है R1 दैट इज आल्सो सर्कल, तो पाई R1 स्क्वायर, एरिया निकल गया पाई R1 स्क्वायर। अब क्या बचेगा B, सो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू 0 n I, सो म्यू 0 द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इसके अंदर से जो स्पेस रहेगा, तो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू 0 n। अभी n क्या है, ये n है n1 जो छोटे वाला था उसके लिए। अब जब हम लोग ये वाला हो गया I2, तो ये वाला राइट साइड में जो आएगा वो कॉइल 2 के लिए। ठीक है, सो N2 मतलब N2 क्या आएगा देखो, सो N2 इक्वल टू
कैपिटल स्मॉल n2 इक्वल टू कैपिटल N2 ओवर L, मतलब दोनों का वायर का जो लेंथ रहेगा वो सेम रहेगा। अब बचा क्या, I2, ये वाला देते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 का अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो इधर भी आएगा N1 pi1, इधर भी N2 pi2, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला आ गया टोटल टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कितना रहेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया जो आएगा वही पाई आर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर, टाइम्स बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो पार्ट फ्री स्पेस, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज N2 करंट फ्लो करेगा। तो I2 में से हमने करंट फ्लो किया, उसकी वजह से S1 कॉइल में कितना इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। सो M12 मतलब कॉइल 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 और ड्यू टू कॉइल 2 दैट इज इक्वल टू, देखो I2 और I2 को छोड़कर बाकी सब वैल्यू सेम आएगा, इधर पुट कर दो। तो म्यू 0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, बच गया क्या, L 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला निकल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। नेक्स्ट हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अब हमने क्या किया, उल्टा केस कर दिया, केस को चेंज कर दिया। अब यहां से I1 करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से S2 कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, ठीक है, तो इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, देखो बहुत इजी है। सो क्या निकलेगा, N2 कैपिटल N2 मींस जो बड़ा वाला जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स pi2 फ्लक्स इज इक्वल टू M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2 ड्यू टू 1 स्मॉल कॉइल, अब आएगा I1, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब चेक करके देख लो, यहाँ पे R2 जो बड़े वाले जो कॉइल है उसका रेडियस है R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, और जो लेंथ का वैल्यू आएगा, और लेंथ ये वाला जो जितना वायर का लेंथ होगा, इस लेंथ का वैल्यू भी R2 से ज्यादा आएगा, तो R1 से भी ज्यादा होगा ही, ठीक है। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब N2 pi2 क्या निकलेगा, देखो N2 pi2 हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उससे, N2 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न, सो दैट इज स्मॉल N2 L, ये वाला निकल गया, पाई फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल टू B डॉट A, तो A एरिया, पहले हमने एरिया को दे दिया, एरिया क्या आएगा पाई, अब यहां पे R2 नहीं आएगा, R1 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो R1 बहुत ही छोटा है, R2 बहुत ज्यादा बड़ा है। सो इस करंट के अंदर से अगर इस छोटे से अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो फील्ड ऐसे जाएगा, जस्ट ऐसे कर लो, ठीक है। तो जितना फील्ड इसको क्रॉस करके चला जाए छोटे वाला, बड़े वाला आर लेके कोई जरूरत नहीं है, तो हमने छोटा R1 को चूज कर लिया। So क्या, so flux due to current I1 in S1 can be assumed the confined solely in S1, confined हो गया बड़े वाला S1 के, solely confined हो गया S2 के अंदर से। So since the solenoids are very long, the flux linkage with solenoid S2, तो अब क्या आएगा, अब हम लोग को B का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो B का वैल्यू क्या आएगा, तो B इक्वल टू μ0 Ni, तो μ0 तो आएगा ही the permeability of free space,
n number of turns, b equal to number of turns per unit length, तो क्या आएगा n2 और करंट, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखो ये वाला I1 का छोड़ दिया तो बाकी वाला जो आएगा वो रहेगा M21। तो M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, ठीक है। सो म्यू जीरो सॉरी 2 सॉरी ये वाला आएगा 1, सॉरी ये चेक कर लो, ये 1 आएगा, नॉट n2 नहीं आएगा, ये 1 आएगा क्योंकि हमने इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा I1N1, मतलब इसका डेंसिटी लेंगे। पहले हम लोग 2 का लिया था, अब हम लोग 1 का लेंगे। तो म्यू जीरो N1 N2, सॉरी चेक कर लेना था वो वाला, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर L। So 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके ठीक है। सो निकल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 इसको दे दे इक्वेशन नंबर 6। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, देखो दोनों का जो वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, म्यू जीरो N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। तो फाइनली क्या मिलेगा, देखो यहाँ से अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर दिया, तो क्या मिला हम लोगों का, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 2 इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 1 दैट इज इक्वल टू एम से, ठीक है। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 दैट इज इक्वल टू एम, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, M12 कैलकुलेट करना जितना इजी है M21 कैलकुलेट करना उतना ही टफ है। क्यों बोलो, क्योंकि देखो ये छोटा वाला जो कॉइल है ना S1 1 कॉइल, ये बहुत ही छोटा है, कॉइल 2 के अंदर इजीली चला जाएगा, ठीक है। मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो आएगा S2, तो छोटे वाला पार्ट फ्लक्स S1 में भी आ जाएगा, मतलब फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। So that the inner solenoid was much shorter than the place well inside the outer solenoid, then we could still have the calculated the flux linkage. So N1 pi 1 is called flux linkage. ये जो फ्लक्स लिंकेज है ये कैलकुलेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फ्लक्स लिंकेज N1 pi 1, ये M12 के लिए कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज द सोलिनॉइड इज effectively immersed in a uniform magnetic field due to the outer solenoid. In that case, the calculation of M12 would be easy. ठीक है, however, would be extremely difficult to calculate a flux linkage. So, flux linkage N2 phi 2, ये वाला N2 phi 2 is difficult because the outer solenoid, the magnetic field due to inner solenoid would vary across the length as well as the cross section of the outer solenoid.
तो देखो जो लेंथ एंड जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ना, ये वेरी कर जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, सो इसलिए कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा आउटर सॉइनर। देयरफॉर the calculation of M21 would also be extremely difficult in that case. So equality of M12 or M21, that's the easiest way to very useful for such a situation. ठीक है, पता चल गया क्यों इजी होगा, क्यों यूजी नहीं होगा। मतलब लिंक फ्लक्स लिंकेज M12 के लिए कैलकुलेट करना इजी है, बट फ्लक्स लिंकेज N2 टू कॉइल के लिए ड्यू टू 1 थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब देखो अगर M का वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस अब क्या आएगा, सो म्यू जीरो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर म्यू आर रहेगा रिलेटिव परमेबिलिटी, सो म्यू जीरो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ठीक है, सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर रिलेटिव परमेबिलिटी रहेगा तो क्या आएगा। ठीक है, द एयर इज द मीडियम विद द सॉलिनॉइड इंस्टेड ऑफ द रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर हैज बीन प्रेजेंट। तो अगर एयर रहेगा तो म्यू आर एक ऐड आएगा, मतलब ऐड हो जाएगा इक्वेशन में। ठीक है, सो मिल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम लोग का फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करने से ही पूरा वैल्यू आ जाएगा। मतलब देखो पहले हमने स्टडी किया था व्हाट इज फ्लक्स लिंकेज, अब फ्लक्स लिंकेज मिल गया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, और पढ़ते रहना, और ये लेक्चर जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।